हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उनके कुछ की पॉइंट्स भी लाए हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। दोस्तों, बस एक बार ही बोलूंगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब हम कहते हैं कि प्रारूप समिति क्या थी। प्रारूप समिति वो समिति थी जिनको बनाया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए संविधान के, कि आप संविधान को तैयार कीजिए, उसमें नियम कानून बनाइए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी प्रारूप समिति। इसको ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति भी बोलते हैं और पांडुलेखन भी बोलते हैं। ठीक है, पांडुलिपि भी बोलते हैं इसको, पांडुलेखन। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें थी 7। और ये 7 सदस्य कौन थे, इसका गठन कैसे हुआ, इसके बारे की पूरी जानकारी यहीं पता चलेगी आपको इसी वीडियो में। इसी क्वेश्चन में देखिए कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। यहां लिखा है 7 थी। और प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, अर्थात इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को, कि अब आपको बना दिया गया, अब आप आज से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे और महात्मा गांधी जी ने यह बात कही हुई थी। महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से एक बात कही थी कि आपको अंबेडकर की जरूरत पड़ेगी संविधान में, उसे कानून की बहुत ज्यादा जानकारी है और उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको शामिल जरूर कर लेना संविधान का निर्माण करते समय। नेक्स्ट इसमें है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, अब देखते हैं। इसमें थे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे थे इसमें कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी जिसको हम के एम मुंशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट थे कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और फिर छठे थे एन माधवराव, ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, एन माधवराव। फिर थे आपके टीटी कृष्णमचारी, ये डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद, जब 1948 में उनकी मृत्यु हुई उसके बाद ये आपके आए थे। तो इस क्वेश्चन से आपके इतने की पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। प्रारूप समिति के बारे में आप जान गए होंगे। इसे मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन भी कहते हैं। इसमें कोई भी दिया जा सकता है और इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें आपका देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, कितनी अनुसूची, शेड्यूल कितनी है भारतीय संविधान में वर्तमान में, मतलब वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो कितनी है? 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पहले कितनी थी, इससे संबंधित की पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनको करने के बाद आपका अनुसूची से संबंधित सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें प्रारंभिक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। याद रखिए इस बात को कि संविधान में अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद 395 ही रहेंगे। अगर अनुच्छेद बढ़ते हैं तो उसमें क ख ग करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 395 ही रहेंगे। तो उस समय 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन आज के टाइम पर आपके 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं और 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। हमने कहा था ये 470 प्लस अनुच्छेद जो हैं, ये आपका इस तरह से, जैसे हम बता दें आपको कि 19 का ख ग इस तरह से कर दिया, आपका 39 का ख ग करके कर दिया, इस तरह से इनको काउंट किया गया है, लेकिन मूल जो है आपके 395 ही है। ये इसमें देखो आपको मूल अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप बता दें कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी जब 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हुआ भारत, उस समय 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन
संविधान जब बन गया उसके बाद संविधान में क्या शामिल किया गया 1951 के द्वारा। पहली अनुसूची जोड़ी गई थी वह थी 9वीं अनुसूची। 800 पहले ही थी, लेकिन जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उस समय वो 1951 में जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन अर्थात संविधान में पहली बार संशोधन जब किया गया उस समय जोड़ी गई आपकी 9वीं अनुसूची। और इसमें आपकी जमींदारी प्रथा के बारे में, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, जमींदारी प्रथा को खत्म कर देना, इससे संबंधित वर्णन आपका किया गया है 9वीं अनुसूची में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, तो आप इसमें बताओगे कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे वर्तमान में, उनका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और कौन सी अनुसूची, कौन सी भाषा इसमें नहीं है? तो इसमें कौन सी भाषा नहीं है? आपकी अंग्रेजी भाषा इसमें 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि दल बदल कानून का संबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून, दल बदल होता है कि आप देखना होगा कि कोई आदमी इसी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ये दल बदल का 10वीं अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज का वर्णन जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज में आप जानते होंगे ग्राम पंचायत, जिला ग्राम पंचायत होते हैं ना, पंचायत समिति होती है, इस तरह आपका पता होगा आपको, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला परिषद, इस तरह से आपकी होती है। पंचायती राज का वर्णन जो है ये 11वीं अनुसूची में, और इसमें 29 विषय है। 243 का से लेकर अण तक, 243 अनुच्छेद में का से अण तक इसी के विषय है। ठीक है, पंचायती राज का वर्णन 11वीं अनुसूची में है और इसमें 29 विषय में है। और नगर पालिकाओं का वर्णन किसमें? 12वीं अनुसूची में, और इसमें कितने विषय है? इसमें आपके 18 विषय है। इसमें 29 और इसमें 18 विषय है। अब नगर पालिका में आपकी जानते होंगे नगर निगम, नगर परिषद होती है, ये सब नगर पंचायत, ये सब इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का वर्णन। जो त्रिपुरा आपका स्टेट है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, इसमें जो जनजाति प्रशासन होता है, जो जनजातीय आदिवासी लोग रहते हैं, उनके प्रशासन से संबंधित वर्णन जो किया गया वो 6ठी अनुसूची में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको उसमें ऐड किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आपातकाल, तो भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। अब आपातकाल की बात होते ही आपके दिमाग में एक आएगा कि आपातकाल कितने तरह का होता है। ये क्वेश्चन है कि आपातकाल कितने तरह का होता है भैया, कौन कौन सा होता है, कब लगता है, तो उससे संबंधित की पॉइंट यहाँ पे लाए गए हैं। इसमें के पॉइंट देखिए कि भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन है। कितने? 3 तरह के, भारत में केवल 3 तरह के आपातकाल है। पहला आपातकाल आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के कारण लगाया जाता है। यदि इसका हम आपको अर्थ बताते हैं कि यदि भारत का किसी दूसरे देश के साथ में, या आप मान लीजिए कि भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध छिड़ गया, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल का। या फिर भारत में कोई ऐसा आंतरिक अशांति हो जाए, सेना विद्रोह कर दे भारत में, तब आपातकाल लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति हो सकती है यदि आपस में ही कुछ गड़बड़ी हो जाए, आपस में युद्ध दंगे छिड़ जाए भारत के अंदर ही, उस समय आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया है। इसको चेंज करके इसका सशस्त्र विद्रोह नाम कर दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है आपका। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक केवल 3 बार लगाया गया है। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो 1962 में लगाया गया था, भारत चीन युद्ध के समय, जब भारत और चीन का युद्ध था उस समय ये आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, और दूसरी बार लगाया गया था 1971 के भारत पाक युद्ध के समय, यानी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। तीसरी बार लगाया गया था ये 1974 में, और ये 1974 में आंतरिक अशांति के, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इसका नाम बदल के अब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, ये तीनों तरह के आपातकाल लगाए गए थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा कि ठीक है, ये 1962 में आपातकाल लगा, फिर 1971 में,
तो क्या ये 1962 वाला आपातकाल लग रहा? क्या ये बंद नहीं हुआ? तो इसका भी उत्तर ये है कि 1962 का जो आपातकाल था आपका, जो आपका 1962 का साल था, ये 1968 में खत्म हो गया था, बंद कर दिया गया था 1962 के पालकर को 1968 में। और ये 1971 और 1974 या 75 का जो आपातकाल था, ये आपका 1977 में हो गया था। 1977 में इसको आपातकाल को इसके 1977 में बंद हुए थे ये दोनों के दोनों आपातकाल। तो आपका इसमें तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, आपातकाल कितने होते हैं? 3 तरह के आपातकाल होते हैं आपका, ये हमने आपको बता दिया। कब लगे थे ये भी बता दिया, और किस अनुच्छेद में ये भी बता दिया। अब देखते हैं इसमें राष्ट्रपति शासन, दूसरा दूसरा आपातकाल आपका राष्ट्रपति शासन, यानी अनुच्छेद 356 में है इसका वर्णन। राष्ट्रपति शासन आपका तब लगता है जब केंद्र को ये लगे कि इस राज्य का या फिर इस केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, या फिर राज्यपाल को ये लगे कि मंत्रिपरिषद जो है क्या हो गई है, एक तानाशाही हो गई है, अपनी मर्जी से काम करते हैं, संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो वो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि यहाँ पर आप संवैधानिक तंत्र लागू कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, यहाँ पर शासन अच्छी तरह संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, और उसका जो शासन होता है वो राज्य के बाद आपका केंद्र जो है वो उस पर शासन करता है, आपका केंद्र उसका फिर शासन करता है। ठीक है, केंद्र के हिसाब से वहां पर सब काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, तीसरा आपातकाल है इसमें वित्तीय आपातकाल, इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। अब आपके दिमाग में आया होगा कि राष्ट्रपति शासन क्या भारत में अब तक लगा? बहुत बार लगा है, बहुत बार लगा है। आपके उत्तर प्रदेश में ही 10-11 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, ये भारत में आज तक नहीं लगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल भारत में लगा, अब तक नहीं लगा, तो वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। अर्थात भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि भारत में पैसा खत्म हो गया हो, भुखमरी फैल गई हो, पैसे की कमी पड़ गई हो, इस तरह से कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है, तो हमने बता दिया। देखो इसमें लिखा भी है कि 1962 भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रपति शासन, उस समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। दूसरी बार 1971 में लगा भारत पाक युद्ध के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तीसरी बार 1975 में लगा आंतरिक अशांति के कारण, उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में एक बार भी नहीं की गई। क्वेश्चन हो गया आपका ये क्लियर कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम कोई सीमा नहीं होती, कितनी दिन तक भाई, जब तक दूसरे देश के साथ युद्ध बंद नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ी हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 में किसका निलंबन नहीं होता? प्राण एक देश स्वतंत्रता, अर्थात आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जाता। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 20 और 21 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में। तो इसका वर्णन भाग 18 में है, ये आपको समझ में आ गया होगा आपातकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नागरिकता होती है आपकी भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में ही जानकारी दी गई है। ये 5 से 11 तक लिखा भी है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात भारत की में केवल एक ही नागरिकता है। आप एक ही नागरिकता से पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अब दोहरी नागरिकता क्या है वो आपको बता देते हैं। देखो वीडियो लंबी तो जरूर होगी, लेकिन जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक फायदा भी कुछ नहीं है। क्वेश्चंस को रटने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उनको सीखेंगे नहीं। टाइम तो देखो, अगर अच्छा पढ़ना है और अपना माइंड डेवलप करना है तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अच्छी तरह समझ में तो आना चाहिए। क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता। तो क्या है ये एकल नागरिकता और क्या है ये दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता ये है आपकी कि आप भारत में केवल एक ही नागरिकता प्राप्त करके पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में यह है कि आपको एक तो अमेरिका की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है, दूसरी आप जिस स्टेट में रहोगे वहां की, जिस स्टेट यानी जिस राज्य में रहेंगे वहां की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी। तो आपके पास 2 नागरिकता होती है अमेरिका में।
आप तो जिस राज्य में रहेंगे वहां की नागरिकता तो लेनी ही पड़ेगी, आपको अमेरिका की भी लेनी पड़ेगी, पूरे देश की भी लेनी पड़ेगी, देश की और राज्य की दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। ये आपकी दोहरी नागरिकता और एक नागरिकता, ये फर्क है। इसलिए हमने ब्रिटेन से केवल एक नागरिकता ली, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, अर्थात आप एक बार नागरिकता लेके पूरे भारत में के किसी भी राज्य में कहीं भी जाके आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, ये होती है आपकी। ठीक है, देखो इसमें दिया भी गया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संबंधी कानून का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही उठा करके क्वेश्चन आपको दिया गया है। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता संबंधी का वर्णन, कौन कौन से कानून है, क्या है कि फिर इसमें है कि नागरिकता संबंधी शर्तों को संसद निर्धारित करती है। नागरिकता संबंधी जितनी भी शर्तें हैं उन सबका संसद का काम होता है ये। नेक्स्ट इसमें कि भाग 3 जो है आपका, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार आपके खुद के अधिकार हैं, जो आपकी ताकत होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आपकी ताकत है, आप इनको लेकर के न्यायालय जा सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इससे संबंधित आप न्यायालय में जा सकते हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, लेकिन आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते। इनके विषय में भी हम आपको पूरी डिटेल में आगे समझाएंगे। तो मौलिक अधिकार आपके बारे में समझ में आ गया होगा, ये अमेरिका से ही लिए गए हैं मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब आप कहा गया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51 क में है। 51 क में आपके मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 क में है। 4 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, और 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें जोड़ा गया था। जैसे देखो इसमें लिखा भी है कि मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया, और 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था शामिल। नेक्स्ट इसमें कि पहले भारत में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहले कितने थे, 10, अब कितने हैं, 11। वर्तमान में कितने हैं, 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, क्योंकि 10 तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है 11वें से कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन यानी 86वां संशोधन किया भारत संविधान में, उसके तहत 2002 में जोड़ा गया इसको। और ये क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का वर्णन है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए वर्णन किया गया आपके 11वें मौलिक कर्तव्य में, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं आपके, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से, आयरलैंड के। अब इससे संबंधित की पॉइंट्स देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और संविधान के भाग 4 में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, कल्याण और इनका नीति सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इनका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बताइए कि नीति सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य हो, उसकी स्थापना करी जाए, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र हो, इसकी इसकी स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इसमें है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब नहीं, आप इन्हें लेकर के कहा नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते इनसे संबंधित, अर्थात इनको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट इसमें है कि केटी शाह के ने राज्य के नीति सिद्धांतों को क्या कहा था, बुना हुआ चेक कहा था, जिसे राज्य अपनी सुविधा नागरिकों को प्रदान करता है। अर्थात जरूरी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है वो राज्य के ऊपर, उस स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन्हें लागू करेगा या नहीं करेगा। आप उनको लेकर ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये दीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आपको बताए कि हमारे राज्य के ये जो, अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर शराब की दुकानें खुली है,
तो इन्हें सरकार बंद क्यों नहीं कराती बंद? तो हम इसको आपको बता देते हैं कि आपके मद निषेध का वर्णन भी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही है। और ये राज्य का नीति सिद्धांत राज्य के अधिकार होते हैं जिसे वो अपनी मर्जी से देगा। अब उन्होंने दुकानें खुलवाई हैं तो वो दुकानें खुली रहेगी, आप इनको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इसमें लिखा है कि ये वाद योग्य नहीं, अर्थात इनको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते, राज्य अपनी मर्जी से इनको देगा, इसलिए ये आप बंद नहीं करवा सकते जब तक राज्य खुद नहीं चाहेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब होता है आपकी, आप एक बार बताइए सबसे पहले, कार्यपालिका में आपके कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में आपके कौन आता है? कार्यपालिका में आपके भाई राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। एक आपकी विधायिका होती है, एक होती है आपकी कार्यपालिका, एक होती है आपकी न्यायपालिका। विधायिका जो होती है उसका क्या काम होता है? कानून बनाना। क्या होता है? कानून का निर्माण करना होता है। और कार्यपालिका का काम होता है उन्हें लागू करना, और न्यायालय का काम होता है उनकी व्याख्या करना, अर्थात उनसे संबंधित जो विवाद हो उनके बारे में बताना कि हाँ ये गलत है, ये सही है। ठीक है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका को इसलिए पृथक किया गया, मैंने कहीं अपनी वीडियो में इसका जिक्र भी किया है, वो इसलिए पृथक किया गया। आप सोचिए थोड़ा, कार्यपालिका हमारा राष्ट्रपति होता है, सोचना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद कोई भी नियम उन्होंने बताया कि आज के बाद लोगों को ये चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, और न्यायपालिका भी वही है। तो आप एक बात बताइए, अगर राष्ट्रपति ने ये सब कहा है और न्यायपालिका भी वही है, तो न्याय मांगने के लिए भी फिर आप उन्हीं के पास जाएंगे, तो क्या वो अपने कानून को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। और पहले ऐसा ही होता था कि एक राजा होता था, एक देश का, एक राज्य का राजा होता था, वही कानून, वही कार्यपालिका और वही न्यायपालिका होता था, इसलिए जो वो कानून बनाता था वो उसका कोई विरोध ही नहीं करता था, क्योंकि वही कार्यपालिका और वही न्यायपालिका। लेकिन संविधान में इसकी भी स्वतंत्रता हमारी जनता को दी गई है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जनता अगर परेशान है किसी के गलत नियम से परेशान है तो कहीं तो जाएगी, तो इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया। और सबसे बड़ी चीज है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया गया है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। जो न्यायपालिका फैसला देगी वो बिल्कुल सभी को मान्य है, सभी को मानना भी पड़ेगा। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट में निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39A में है। निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात अगर आपके पास, आप किसी में केस में है, केस लड़ रहे हैं या आपका कोई मुकदमा है, उसमें आप न्यायालय से एक निःशुल्क वकील मांग सकते हैं और आपको मिलेगा। अनुच्छेद 39A में है कि आपको वकील मिलेगा। लेकिन आप इसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि ये भी राज्य के नीतिगत सिद्धांत है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कि मुझे दे दिया जाए। क्यों? ये राज्य अपनी मर्जी से इसको तय करता है, अपनी मर्जी से तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संसद का वर्णन जो है आपकी वो है अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। अब एक ट्रिक होती है सरला नाम से, जब को सब इसको याद करते हैं, ये सरला। इसमें क्या होता है, संसद तो आपकी 79 में और राज्यसभा ये होती है आपकी 80 में, और ये 81 में लोकसभा। तो ये सरला नाम से इसको याद करते हैं, ट्रिक को सरला के नाम से, सरला। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है इनको याद करने की, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। याद रखना, पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं संसद के। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हमने बताया था राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति। ये तो है संसद के अंग। अगर संसद के सदन पूछे जाए, भाई संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कितने? 2 होते हैं, नहीं 2 नहीं। संसद के 3 अंग होते हैं, सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, यही तो होते हैं सदन 2 और अंग 3। संसद के कितने सदन? 2। देखो लोकसभा और राज्यसभा इसमें आपका दिया गया है। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन या लोगों का सदन भी कहते हैं। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, लोगों का सदन बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वोट पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट राज्यसभा सदन स्थायी सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, और लोकसभा होता है अस्थायी। लोकसभा अस्थायी इसलिए होता है कि आपने देखा होगा कि हर 5 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसलिए
अस्थायी सदन है, राज्यसभा का स्थायी सदन है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। और वैसे अगर इसका कार्यकाल पूछे, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? होता है आपका 5 वर्ष, ठीक है। और 1 वर्ष में संसद के अधिवेशन कितने हो सकते हैं? 2 अधिवेशन। संसद के 2 अधिवेशन होते हैं, प्रत्येक 3 माह बाद नहीं, यह प्रत्येक 6 माह बाद, ठीक है। प्रत्येक 6 माह बाद। तो संसद के एक में 2 अधिवेशन होते हैं। कितने? 2 अधिवेशन प्रत्येक 6 माह बाद। तो ये थे आपके संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।